एवरीवन। तो अभी मैं एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी। ऑनलाइन फ्री क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी क्लास 10th और 9th के लिए। और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ाऊँगा। मैथ्स ही पढ़ाऊँगा और उसके साथ साथ आपको साइंस ही पढ़ाऊँगा। अभी ये क्लासेस फ्री हैं। अभी फ्री है इसका मतलब ये है कि आगे चल करके पेड होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक तो मैंने ऐसा कोई प्लान किया नहीं कि मैं इसको आगे पेड करूँगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जनरली नहीं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे साथ के कुछ बच्चे हैं जिनकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी और मेरे को लगा कि ठीक है, अभी लॉकडाउन का टाइम भी चल रहा है, तो इस टाइम पे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो अब मैं ये ऑनलाइन क्लासेस कहाँ पे ले रहा हूँ? ये मैं ले रहा हूँ जूम की एप्लीकेशन पे। एक एप्लीकेशन है जूम, जो कि मतलब जनरली वो टीचिंग पर्पजेज़ के लिए ही है। तो मैं उस जगह पे जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए तो मेरा नाम है अमरीश नाथ और नियर अबाउट 5 to 6 ईयर से मैं क्लास 9th और 10th को पढ़ा रहा हूँ। और 9th और 10th को पढ़ाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अपने बेसिक्स और स्टूडेंट्स के जो बेसिक्स हैं वो हमेशा क्लियर हैं। 9th और 10th में आपके फ्यूचर के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका बेसिक जो है वो क्लास 9th और 10th में, अगर किसी ने 9th और 10th को ढंग से पढ़ा हुआ है तो आगे चल के आप किसी भी स्ट्रीम में जाओगे। किसी भी स्ट्रीम में मतलब चाहे आप कॉमर्स साइड लो, चाहे मैथ साइड लो, पीसीबी ले लो, पीसीएमबी ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आपके 9th और 10th के बेसिक्स एकदम क्लियर हैं, मतलब आपकी फाउंडेशन एकदम मजबूत है, तो आप लाइफ में कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, चूज कर सकते हो और उसमें काफ़ी अच्छी महारत हासिल कर सकते हो। ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th और 10th को पढ़ाता हूँ। इसमें मेरे भी अपने बेसिक्स स्ट्रांग है एंड आई वांट कि बच्चों के भी अपने बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए, खासकर क्लास 9th और 10th के। जूम पे मैं ले रहा हूँ, जो जूम एप्लीकेशन है वहाँ पे ले रहा हूँ। और अगर आप में से किसी को इसमें ज्वाइन करना है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और व्हाट्सएप का मेरा नंबर है 7906039961। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करो और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 9th क्लास के हो तो आपको 9th क्लास के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, क्लास 10th के हैं तो क्लास 10th के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और फिर वहाँ पे हमारी जो है क्लासेस जो है वो रेगुलर चल रही है और आप भी उसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है। अभी जो है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको एक डेमो वीडियो बना के दे रहा हूँ, डेमो लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप सबको पता लग जाए कि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में मतलब किस तरीके का कंटेंट और किस तरीके का कंटेंट डिलीवरी आप लोगों को मिलने वाली है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। इस डेमो वीडियो में, तो ये क्या है, एग्जैक्टली एक डेमो वीडियो है और इसमें हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर लाइन, रियल नंबर्स। ठीक है। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं? पहला है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एंड दूसरा है आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और थर्ड जो पॉइंट है इसमें वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये 3 टॉपिक हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बेसिकली ये आपका जो चैप्टर 1 है, इसका जो 10 मतलब जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज सिर्फ इन 3 जो टॉपिक्स है उससे कंप्राइज हो रखी है। और इसमें एक है
यूजिंग, खैर वो इसका पार्ट आ जाएगा आपका, फाइंडिंग HCF थ्रू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए किसी दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर का अगर हम लोग HCF फाइंड करेंगे तो वो भी कैसे फाइंड करना होता है, वो भी आज की वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एनी कंपोजिट नंबर, ये एक किसकी बात कर रहा है? एनी कंपोजिट नंबर can be expressed as the factor of primes, या फिर प्राइम नंबर बोल दो, लेकिन इसका मतलब साफ है कि एक कंपोजिट नंबर, इसमें जो जो चीजें आई हैं जरा हम लोग उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर, और वो एक्सप्रेस किया जा सकता है कैसे? फैक्टर ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो हम लोग इन चीजों का हम लोग पहले बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ? दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फैक्टर ऑफ सम नंबर्स। ठीक है, जैसे इसके अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, तो जैसे आप मान लो 10 है, तो 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हो, तो ये हुआ कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसको आप फैक्टर की फॉर्म में लिख सको। तो मतलब जितने भी लगभग हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं वो जनरली हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो फिर आता है फैक्टर। अब फैक्टर क्या हुआ? फैक्टर वो सारे नंबर्स हैं, जैसे जैसे अगर मैं 10 की बात करूं, तो 10 को हमने 2 इंटू 5 लिखा, तो मतलब जो 10 में 2 का भी और 5 का भी डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 10 में 2 का और 5 का डिवीजन हो जाएगा, तो 2 और 5 क्या है? 2 और 5 है फैक्टर। 2 और 5 क्या हो गया? फैक्टर हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन से हो गए? प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन डिवाइड ओनली बाय इटसेल्फ और बाय वन। मतलब वो ऐसे नंबर्स हैं जो इटसेल्फ, जो खुद से डिवाइड होंगे और वन से डिवाइड होंगे ओनली, बाकी और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। हिंदी में इसको रूढ़ी संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंपोजिट नंबर, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टर ऑफ प्राइम्स में, और यहां पे इसकी कंप्लीट जो है वो है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, मतलब क्या हुआ कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक इन नेचर होगा। अभी तक हो सकता है कि आपको भी डाउट हो और इसकी बेसिक्स जो है वो क्लियरिटी ना हुई हो, क्योंकि डेफिनेशन से जनरली हमको तब तक क्लियरिटी नहीं होती जब तक हमारे पास एग्जांपल्स ना आ जाए। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। जनरली मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिससे चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं, और वो है एग्जांपल मेरा 100 का। आप 100 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो? देखो, 100 को लिखने के लिए हम लोग देखते हैं इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से ये 5 टाइम्स, ये 0, फिर 2 से हमने स्टार्ट किया तो ये 25 टाइम्स, फिर हमने 5 से स्टार्ट किया तो ये 5 आ गया, और फिर हमने 5 से किया तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब कि इस फॉर्म में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 100 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे 2 बार तो 2 आया है और 2 बार आया है आपका 5। ठीक है, तो ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो ये हो गया 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। यही आ रहा है? ठीक है, अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ यूनिक, कि ये यूनिक का मतलब क्या हुआ, हम लोग उस चीज पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरा तरीका ले लेते हैं। अब हमने लिया यहाँ पे 100। आप क्या करो कि
इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, लेकिन ध्यान रहे कि जो नंबर्स होंगे वो आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 5 से जाएगा आपका 5 2 टाइम्स मतलब 20 टाइम्स। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 भी एक प्राइम नंबर है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10। फिर हमने बोला कि फिर से 2 से करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर 5 से करो तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 100 को हमने किस तरीके से लिखा, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। मतलब क्या हुआ कि 2 टाइम्स 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। ठीक है, और कोई तरीका है? बिल्कुल और तरीका भी है। हम चाहें तो हम लोग इसको इस तरीके से कर दें कि हम लोग पहले 5 से कर रहे हैं और ये आ गया 20, फिर से हम लोग 5 से कर रहे हैं तो ये आ गया 4, फिर हम लोग 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 2, फिर हम लोग 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 1। मतलब यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो आ रहा है 100 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो आप चाहे कैसे भी स्टार्ट करो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप किसी भी नंबर का आप करोगे तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, बस किससे, प्राइम नंबर से ही डिवीजन होना चाहिए। आप प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करोगे तो एंड में जो ये वैल्यू आ रही है वो देखो सारी यूनिक आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आपने फैक्टराइजेशन किया तभी भी आपकी ये आ रहा है, इस तरीके से आपने फैक्टराइजेशन किया तभी भी यही आ रहा है, इस तरीके से आपने फैक्टराइजेशन किया तभी भी यही आ रहा है। इस वजह से बोलते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हो और ये जो फैक्टराइजेशन है वो है यूनिक। तो मुझे लगता है कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जो फंडामेंटल है मतलब बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर ये चीज ढंग से समझ में आ गई है तो इसका मतलब यह है कि आगे और भी चीजें अब थोड़ा सा जो है ग्रिप आपकी अच्छी बनने लग जाएगी। ठीक है, हाँ तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है आपको, यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखो क्या बोला गया है कि 2 नंबर्स a एंड b, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, वेयर यहाँ पे वेयर a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, उन 2 नंबर के बीच में हम लोग एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वो रिलेशन है a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, अब a इंटू बी क्यू प्लस आर में जो आपका q है और जो आपका r है, देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है कि आपने अगर यहाँ पे ये लिख दिया कि a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर तो ये यहाँ पे सफिशिएंट नहीं हुआ। इसमें कुछ चीजें बच गई हैं। क्या चीजें बच गई हैं कि ये जो r है, ये जनरली आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लेते हैं हम लोग कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 51 मान लो a है और b में हम लोग वैल्यू मान लेते हैं कि b जो है वो है हमारा 5। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने छोटा मतलब नॉर्मल सा एग्जांपल लिया जिससे जो चीजें हैं वो एकदम क्लियर हो जाए। तो देखो इस वाले केस में a जो है वो ग्रेटर देन है b। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 51 है वो ग्रेटर देन है b, मतलब 51 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि 51 इक्वल्स टू 5 इंटू, यहाँ पे जो q है q की जगह मैं डैश कर रहा हूँ। ठीक है, कि q कौन सी वैल्यू हो सकती है, प्लस r जो है r की जगह भी मैं डैश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए समझाने के लिए ना। अब इसको हम लोग इसको एक बार के लिए सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे डिवीजन इस तरीके से करेंगे हम लोग 51 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 टाइम्स में आता है 5, तो यहाँ पे 1 आ गया कैरी, यहाँ पे लगाया हमने 0 लगाने के बाद क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 0 और फिर अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल, तो यहाँ पे 0 आ गया और फिर आपका कितने टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है, तो जनरली हमको ये पूरा कंप्लीट डिवीजन नहीं करना है, हमको सिर्फ यहां तक आना है। कहां तक, यहां तक।
ठीक है। अब देखो ये जो चीज है इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको बोलते हो रिमाइंडर। हमको कंप्लीट डिवीजन नहीं करना है, हमको जो डेसिमल का पॉइंट है ना, डेसिमल से आगे नहीं जाना है हमको बस, ठीक है। जहां तक कंप्लीट डिवीजन जा रहा है वहीं तक जाना है। तो देखो ये जो वन बच रहा है डिवीजन के बाद, ये जो वन बच रहा है ये हो गया रिमाइंडर, जिसको हमने इक्वेशन में आर से डिनोट किया हुआ है। और ये जो है ये है आपका कोशिएंट, जिसको हमने क्यू से डिनोट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि कोशिएंट जो है ये 5 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख करके रखता तो वो 5 से छोटा आ जाता कोशिएंट, 1 टाइम से डिवीजन जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो q की वैल्यू है, ये q की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी, ठीक है ना। अब हम लोग r पे आते हैं। तो r क्या है कि देखो अगर यहाँ पे 5 आता तो मैं एक बार और डिवीजन करता और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता। समझ आ रहा है। तो मतलब r की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5। r की मैक्सिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू 5 नहीं होगी, क्योंकि 5 अगर यहाँ पे आएगा तो हम लोग फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स टेबल को पढ़ेंगे। मतलब अगर यहाँ पे रिमाइंडर अगर 5 आ जाता, हम लोग यहाँ पे एक बार 5 इंटू 1 और यहाँ पे आ जाता 5 और फिर रिमाइंडर आ जाता आपका 0। तो मतलब r की वैल्यू जो है वो 5 तो नहीं हो सकती। और अगर 5 से ज्यादा होती तो क्या होता है, मान लो अगर रिमाइंडर की वैल्यू 6 आती तो फिर से 5 की टेबल एक बार पढ़ता तो यहाँ पे 5 आता और रिमाइंडर आ जाता 1। मतलब 5 या फिर 5 से ऊपर कोई भी डिजिट अगर आएगी तो मैं दोबारा डिवीजन स्टार्ट करूंगा। इसलिए रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी 5 के बराबर, इसका मतलब 5 क्या है इसमें b है, तो रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी, जो रिमाइंडर है कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता और उसके बराबर भी नहीं हो सकता। मतलब रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, किससे, b से छोटा होगा। और अगर मान लो यहाँ पे 50 होता तो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू आपकी 0 आ जाती। तो मतलब क्या है कि रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि एनी टू नंबर्स a and b can be expressed as a equals to b into q plus r, where q is greater or equals to 0 and r is greater or equals to 0 and less than b। जब आपने ये दो चीजें यहाँ पे लिख दी और उसके साथ ये भी आपने लिख दिया तो ये आपने कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया है। और इसमें आप एक चीज लिख देना, सच दैट a इज ग्रेटर देन b। अगर b ग्रेटर देन a है तो उसमें इसकी जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगी। मतलब क्या है कि if b is greater than a, then how we can write b equals to a into q plus r, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया। तो ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये सब चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दिया है ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो मतलब एक तरीके से दिमाग में यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो उसको लिख लेना, जहाँ पे भी नोट्स वोट्स अगर बनाओगे तो वहाँ पे लिख लेना, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट व्हेन टू नंबर्स a and b are given, then they can be expressed as a equals to b into q plus r, where r is greater or equals to 0 and less than b, and q is always equals to q is equals to or greater than 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और वो हम लोग आगे आता है। हाँ, तो नेक्स्ट जो है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इससे पहले जो हमने देखा वो था यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर, जिसमें आपको मैंने बताया था कि q और जो r की लिमिटिंग वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्लैश आ रहा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये हमने अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, वो ये बोलता है, ठीक है। इसके आगे जो r और q की जो लिमिटिंग वैल्यूज है वो भी लिखना जरूरी है। बट अभी जो हम लोग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं उसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं हम लोग।
देखो क्या है कि आपके पास दो नंबर दे रखे हैं, मान लो x एंड y, और आपको ये बोला हुआ है कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो अगर इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मतलब आप क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू वाई इंटू क्यू प्लस आर। वो हमेशा a एंड b के फॉर्म में ही, जरूरी नहीं है वहां पे कुछ भी दे सकते हैं, बस क्या है वेरिएबल होना चाहिए। a एंड b भी वेरिएबल है, x एंड y भी वेरिएबल है, तो आप उसको इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है। बट अब अगर मैं इसका डिवीजन आगे इसको रिपीटली, जैसे मतलब एक स्टेप, फिर सेकंड स्टेप में भी मैं कुछ इस तरीके की ही चीजें लिखूं, थर्ड स्टेप में ही कुछ इस तरीके की चीजें लिखूं, और हम लोग किसी मोटिव से ऐसा करें, तो जब ये सीरीज चलती है, एल्गोरिथम का मतलब क्या है, कोई भी जहां पे सीरीज होती है, जहां पे नंबर ऑफ सीरीज चल रही होती है, तो जब ये इसी तरीके से सीरीज चलेगी तो इसको बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। आपको इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और कोशिश करूंगा कि वो एग्जांपल थोड़ा छोटा ही रहे। तो हम लोग ले लेते हैं, एक तो 250 एंड 120 ले लेते हैं, 250 एंड 120, एग्जाम्पल के लिए हमने 250 एंड 120 ले लिया। अब क्या है कि इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसमें हमको ये दिख रहा है कि जो आपका 250 है, 250 है वो ग्रेटर देन है तुम्हारा 120 से, मतलब आप इसको लिख सकते हो कि 250 इक्वल्स टू 120 इंटू 2 प्लस 120, मतलब हो गया 240 और प्लस 10, तो ये आ गया। अब आप इसको दोबारा कैसे लिख सकते हो, दोबारा आप इसको इस तरीके से लिख दोगे, 120 इक्वल्स टू 10 इंटू 10, कितना आ गया 100, 10 इंटू, अगर हम लोग 11 सीधे से 12 टाइम्स में ही अगर हम लोग कर देंगे तो सीधे से 120 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो हमारी ये जो वैल्यू आई है, ये है हमारा HCF, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, तो 2 नंबर का हम लोग HCF फाइंड कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अगर ये चीज़ अभी समझ में नहीं है तो देखो ये कैसे हो रही है कि मैंने 250 को डिवाइड किया है किससे, 120 से, 120 से मैंने इसको 2 टाइम्स किया, तो ये आ गया तुम्हारा कितना 240, 240, तो यहाँ पे आ गया आपका 10, फिर 10 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसको, 120 को। देखो 120 था ना, यहाँ पे जो 120 था इसको मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 10 से डिवाइड जब मैं करूँगा तो 2 टाइम्स जाएगा, सॉरी 12 टाइम्स जाएगा, और 12 टाइम्स में ये 120 आ जा रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो उस समय जो डिवाइजर होगा, मतलब जिससे हम लोग डिवाइड दे रहे होंगे, वो जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी उन दोनों नंबर की HCF। तो 2 मेथड है, दोनों मेथड आपको हमने बता दिए हैं। तो अब देखो हमने फर्स्ट इंस्टेंस में क्या किया था, हमने कि हमने 250 यहाँ पे था और ये 120 था, तो ये एक बार डिवीजन लेमा लगा, फिर यहाँ पे दोबारा डिवीजन लेमा लगेगा, और 2 बार में ही हमारा यहाँ पे HCF जो है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पूरा का पूरा इसी तरीके से लिख लो, जैसे यहाँ पे आपने 250 इक्वल्स टू 120 इंटू 2 प्लस 10, तो ये हो गया आपका Q, और ये हो गया आपका क्या y, और ये हो गया आपका r, ठीक है। तो y इंटू क्यू प्लस आर, ये हो गया आपका x इक्वल्स टू, ठीक है। एक बार, दूसरी बार कैसे लिखोगे, 120 इक्वल्स टू 10 इंटू 12 प्लस 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जा रहा है, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जा रहा है तो जिससे हम लोग डिवाइड दे रहे हैं वो हो जाता है हमारा HCF। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को लिख लो, कैसे लिखोगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्रू विच वी कैन फाइंड द HCF ऑफ 2 गिवन नंबर्स। ये है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग यूज करते हैं किसी 2 नंबर्स के बीच का HCF फाइंड करने के लिए, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 नंबर हमको गिवन है, हम लोग ने यहाँ पे देखा रिमाइंडर क्या है, जो रिमाइंडर है उससे हम लोग फिर उससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, जो जिससे हमने पहले डिवाइड दिया था,
जिससे हमने पहले डिवाइड दिया था उस नंबर को हमने किससे, रिमाइंडर से डिवाइड किया, और फिर कितने टाइम जा रहा है। और ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, जब रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाएगा, जब रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाएगा, तब उस समय हमने जिस भी वैल्यू से डिवाइड किया होगा वो उन दो नंबर का क्या होगा, एचसीएफ होगा। आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहला जो एग्जांपल दे रखा है वो एचसीएफ का ही दे रखा है। उसमें काफ़ी लेंदी है जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो अभी जब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, जब हम लोग सीधे सीधे, अभी तो हम लोग सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, तो जब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे तब हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अभी जो इसके बाद तीन जो टॉपिक थे, तीनों टॉपिक हो गए हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि अगर दो तीन क्वेश्चन जो है आपकी बुक से वो हम लोग पिकअप करते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है।